हैव अ वेरी ब्राइटफुल एंड सक्सेसफुल डे टू ऑल। दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हूँ 7 अप्रैल में करंट अफेयर्स के साथ। शुरू करते हैं आज का सेशन पिछले प्रश्न के जवाब के साथ। गेम चेंजर नामक आत्मकथा किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूँगी उन सभी दोस्तों को जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट का मान रखा और इतने सारे कमेंट्स किए। मैं जानती हूँ आप लोग वीडियो देखते हैं, दिल से देखते हैं, बस थोड़ा सा लेज़ीनेस दिखाते हैं, थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाते हैं इस बात को लेकर कि आप लाइक या कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर दे दें जो पूछे गए थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरे सभी क्वेश्चन के आंसर दिए। देखिए, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है गेम चेंजर नामक आत्मकथा, तो इसका सही जवाब शाहिद अफरीदी। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। 30 अप्रैल को ये लॉन्च होने वाली है और इसे वजाहत एस खान ने लिखा है। बिल्कुल सही जवाब बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी डिटेल में आंसर दिया। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की मैंने लोकसभा सीटें पूछी थी, जिसमें 2 लोकसभा सीट हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बताया। इसके अलावा राज्यसभा सीट भी बताई है कई बच्चों ने, 1 है, और विधानसभा सीट यहाँ से 60 हैं, 60। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था यूएई की करेंसी क्या है, तो बिल्कुल सही बताया, ये भी यूएई करेंसी यूएई दिरहम है। इसके अलावा कैपिटल अबू धाबी है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह एक्टिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जितना आप एक्टिव रहेंगे ना उतनी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से सेट होंगी। और क्योंकि एग्ज़ाम में अभी टाइम है, तो ऐसा ना हो कि आज याद है और कल भूल गए। तो ये 2-3 महीने जिनके अभी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए कह रही हूँ, और जो 6-7 महीने बाद जिनके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी। तो सभी लोग चीज़ों को रिवाइज़ करते रिवाइंड करते रहें। उसके लिए आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर आप कॉपी पे लिखें या फिर कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक्टिव बने रहिए। बढ़ जाते हैं आज के सेशन के प्रश्न की तरफ। तो देखिए, आज का प्रश्न है, भारत नेपाल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शंस अगेन आपके सामने हैं, आप यहाँ से ऑप्शंस देख सकते हैं। आपको जो भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए बढ़ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीफा द्वारा विश्व रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, फीफा ने हाल ही में विश्व रैंकिंग रिपोर्ट निकाली है, जिसमें भारत को मिला है 101th रैंक, 101वां स्थान। देखिए, फीफा द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ। बात करें प्रथम स्थान की तो ये बेल्जियम को मिला है, और द्वितीय की बात करें तो फ्रांस को, थर्ड की बात करें तो ब्राज़ील को। देखिए, एशियाई देशों की अगर बात करें, इसमें एशियाई रैंकिंग भी दी है उन्होंने, एशियाई देशों की रैंकिंग, जिसमें भारत को 18वां स्थान मिला है। जबकि एशियाई देशों में ही, एशियाई कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में ही इसमें फर्स्ट जो रैंक मिली है वो ईरान को मिली है। तो यहाँ से आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें फीफा वर्ल्ड रैंकिंग की, तो जो लोग स्पोर्ट्स लवर हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बातें, क्योंकि अब इंडिया क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल में भी बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहा है। बात करें, अगर पहले इसकी रैंकिंग 103 थी, जो कि 101 हुई है अब, और उससे भी पहले बात करें तो ये 132वें स्थान पर था। वहाँ पर ये कंबोडिया के साथ गेम प्ले किया इसने, जहाँ पर ये 3-2 से जीता, और म्यांमार के साथ जो खेला है AFC एशिया कप क्वालिफायर, वहाँ ये 1-0 से जीता, और उसी के बाद इतनी लंबी छलांग लगाकर इस पायदान तक पहुँचा है। तो देखिए, अब टॉप 100 में बिल्कुल करीब ही इंडिया जो है अपनी रैंक बना चुका है। तो यहाँ से इसलिए आपको ये क्वेश्चन का जो रैंकिंग है किसने दी है, और इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर एशियन रैंकिंग में भी क्या रिपोर्ट रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस देश के साथ लिथियम के विकास एवं औद्योगिक उपयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, इसका सही जवाब है बोलीविया। भारत ने बोलीविया के साथ लिथियम के विकास एवं औद्योगिक उपयोग यानी डेवलपमेंट एंड कमर्शियल यूटिलाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग हस्ताक्षर कर दिए हैं इस समझौते पर। और आपको पता होना चाहिए लिथियम का उपयोग कहाँ होता है, तो ये बैटरी को बनाने में किया जाता है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस देश के गृह युद्ध से अमेरिका को अलग करने के पक्ष में मतदान किया है? तो देखिए, यहाँ से इसका सही जवाब है यमन, ऑप्शन डी। देखिए, यमन, हाल ही में अमेरिका ने यमन के गृह युद्ध से बाहर निकलने के पक्ष में मतदान किया, जिसमें बाहर निकलने के पक्ष में मतलब जो वोटिंग हुई है वहाँ पे 247 इसके फेवर में थे कि बाहर निकालो, और
175 इस बात के लिए विरोध कर रहे थे कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो मेजॉरिटी विल विन, और इस ऐसा ही होता है, तो इसीलिए 247 वाला जो मत पड़े उस पर अमेरिका ने यमन के गृह युद्ध से बाहर निकलने का पक्ष में मतदान कर दिया। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वैज्ञानिकों ने स्टीफन हॉकिंग्स के किस सिद्धांत को मानने से इनकार कर दिया? तो देखिए इसका सही जवाब है डार्क मैटर, ऑप्शन सी। हाल ही में हंगरी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टीफन हॉकिंग्स के डार्क मैटर सिद्धांत को मानने से इनकार किया है। अगर देखें तो इन वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर जैसी किसी वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब तक वैज्ञानिक मानते रहे हैं कि ब्रह्मांड का 68% हिस्सा जो है वो डार्क मैटर से बना है, लेकिन हाल ही में जो नए एक्सपेरिमेंट सामने आ रहे हैं उसमें वैज्ञानिकों ने ये डार्क मैटर जैसी कोई भी चीज़ मानने से मना कर दिया है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टीफन हॉकिंग्स अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक शोधकर्ता रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड और वहाँ की चीज़ों के बारे में से रिलेटेड, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, शिकागो की पहली अश्वेत महिला मेयर के रूप में किसे चुना गया? तो देखिए ये ऑप्शन बी, लॉरी लाइटफुट की बात चल रही है यहाँ पे। लॉरी लाइटफुट को शिकागो की पहली अश्वेत महिला मेयर चुनी गई है और यह अफ्रीकी अमेरिका महिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट नॉन वाइट फीमेल जो मेयर चुनी गई हैं शिकागो की वो लॉरी लाइटफुट है। यहाँ सिर्फ पर्सन नेम नहीं, मतलब आपको फीमेल नेम नहीं पता होना चाहिए, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ की चुनी गई हैं, क्योंकि क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ लेते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो देखिए न्यायमूर्ति TBN राधाकृष्णन की बात चल रही है। देखिए न्यायमूर्ति TBN राधाकृष्णन कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, इसका मतलब वेस्ट बंगाल में जो हाईकोर्ट है वहाँ पे चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति हुई है वो TBN राधाकृष्णन की हुई है। अगर बात करें इससे पहले की, तो इससे पहले ये हैदराबाद में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो देखिए नेशनल मैरीटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया। नेशनल मैरीटाइम डे की शुरुआत 5 अप्रैल 1964 से हुई। देखिए कैसे हुई है 1964 से, अगर बात करें इसके बारे में तो देखिए 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड ने फर्स्ट टाइम अपना फर्स्ट शिप SS लॉयल्टी को मुंबई से ब्रिटेन रवाना किया। तो ये जो पहली यात्रा यहाँ पर इस तरीके से निकली, उन्हीं की याद में, उसी चीज़ को रिमेम्बरिंग करते हुए 1964 से हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। बात कर लें अगर 2019 की थीम की, तो इस साल 2019 में इसकी थीम रही है इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ से आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया थीम्स एग्जाम में पूछी जाती है। जो डेज़ पास आउट हो रहे हैं आप उनको लिखते चलिए, एक प्रॉपर एक जगह आप अलग इसको नोट कर लीजिए। जिस दिन जो इंपॉर्टेंट डे आता है उसको आप एक ही जगह पर लिखिए और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डे और उसकी थीम छूटे नहीं। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंस मिला? तो देखिए हाल ही में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंस मिल गया है BSNL को। दूरसंचार विभाग ने BSNL को इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंस दिया है। देखिए समझ लेते हैं इसको, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी क्या होती है। हाल ही में BSNL और उसकी सैटेलाइट पार्टनर इनमार्सेट को इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंस दिया गया है। अब GX एविएशन सर्विस के द्वारा, GX एविएशन सर्विस जो कि ऑपरेट और ओन दोनों ही इनमार्सेट के द्वारा की जाती है, और इनमार्सेट क्या है, ये एक सैटेलाइट पार्टनर है BSNL का। तो अब GX एविएशन सर्विस के द्वारा जो पैसेंजर्स जो एयर फ्लाइट यूज़ करते हैं वो पैसेंजर्स अब इंटरनेट भी ब्राउज़ कर सकते हैं, वीडियोज़ स्ट्रीम कर सकते हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया को चेकआउट कर सकते हैं फ़्लाइट्स के दौरान ही। बस रूल क्या है, रूल ये है कि जो पैसेंजर्स फ़ोन कॉल्स या इंटरनेट जो भी यूज़ करेंगे, और ये वाईफाई सुविधा दी जाएगी किसके द्वारा, BSNL और उसकी सैटेलाइट पार्टनर के द्वारा। ये सुविधा जो है वो तभी तक होगी जब फ्लाइट अपनी मिनिमम हाइट 3000 मीटर तक होगा। इससे ऊपर जाने पर यह सुविधा शायद रोक दी जाए। तो यहाँ से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, इन फ्लाइट्स कनेक्टिविटी क्या होती है और उसके लिए अब किसको लाइसेंस दे दिया गया है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए, तो आपको यहाँ से याद होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन निम्न में से कौन सा प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने अभी हाल ही में सस्ती वित्तीय सहायता, कृषि उपयोग के लिए सौर अनुप्रयोग मापन और सौर मिनी ग्रिड मापन, इन सभी को शुरू किया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने ISA सदस्य देशों में सौर ऊर्जा तैनाती बढ़ाने हेतु सस्ती वित्तीय सहायता यानी चीफ फाइनेंशियल सर्विसेज हेल्प, कृषि उपयोग के लिए सौर अनुप्रयोग मापन यानी सोलर एप्लीकेशन मेजरमेंट फॉर एग्रीकल्चरल यूज, और सौर मिनी ग्रिड मापन यानी सोलर मिनी ग्रिड मेजरमेंट्स को प्रमुख कार्य को शुरू किया है। तो यहाँ से आपको तीनों नाम पता होने चाहिए। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिए हैं, जिसको आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता हो आप उस लैंग्वेज में इसको याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सेबी ने किसे स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज जो है शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है पेटीएम मनी को। सेबी आपको पता होगा। अच्छा, सेबी की फुल फॉर्म आप ही लोग मुझे बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई। सेबी ने पेटीएम मनी को स्टॉक ब्रोकिंग सेवा प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। पेटीएम मनी ने NSE और BSE की सहायता भी प्राप्त की है। अच्छा, ये ध्यान रखिए आप, NSE BSE क्या चीज़ है? आपने सुना होगा, सबने स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में दो बड़े नाम हैं, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बात करें अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये कंट्री का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द ओल्डेस्ट वन इन द एशिया। अगर देखें तो इनका काम क्या है, इनका आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, जो लोग शेयर्स वगैरह के बारे में जानते हैं उनको अच्छे से पता होगा, और अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपको इतना तो जनरल सा पता है कि शेयर्स में पैसे लगाए जाते हैं और उसी से देश के फाइनेंशियल सुधारों में, मतलब फाइनेंशियल जो चीज़ें होती हैं, रेट्स होते हैं, उनमें अप डाउन्स चलते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी दो इंडिकेटर्स होते हैं जिससे एक जनरल आइडिया लगाया जाता है कि स्टॉक्स जो हैं वो आज के टाइम में अप हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं। तो ये जो सेंसेक्स है ये BSE का इंडिकेटर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जबकि निफ्टी जो है वो NSE का इंडिकेटर है। तो आप यहाँ से बताएंगे मुझे सेबी का फुल फॉर्म और उसका एस्टेब्लिशिंग ईयर। चलिए, तो यहाँ पे आपका आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, बी एक्टिव, बी फ्रेश, बी लर्नर, बी कूल। इसी तरीके से मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए, वीडियो यूज़फुल लगा हो तो शेयर भी कीजिए प्लीज़, और लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू ऑल।